Hello students of class 9, welcome back in my class once again। आज आपको इस क्लास में हम बताएंगे what were the guiding values in making of the Indian Constitution। भारतीय संविधान की जो फिलॉसफी रही है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी चीज़ को जानना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो उसे हम खुद जानें, उसके बारे में तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करें, पढ़कर चर्चा करके लोगों से, या फिर कुछ वैसे अनएक्सपर्ट लोगों से, स्कॉलिस्टिक पर्सन से, लर्नर लोगों के विचारों को जब हम जानेंगे, किसी विषय वस्तु से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, तभी उसके बारे में हम एक अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यही जो है हम गाइडिंग वैल्यूज के बारे में, जब हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडिंग वैल्यूज हैं, जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड द फिलॉसफी डिस्क्राइब किए गए हैं, उसमें उनको स्थान दिया गया है और जिसके आधार पे हमारे संविधान का निर्माण किया गया है, उनको अगर हम जानने का सम्यक सही प्रयास करते हैं तो जो बात सामने आती है तो इसी दो फैक्ट पे आती है। फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी नोन बाय, किस तरह से? थ्रू द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर प्रोमिनेंट लीडर्स। हमारे वैसे कुछ विद्वान और समर्पित जो लीडर थे स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान, जिनके विजन्स ने ही वास्तव में हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आधार का काम किया है। उनके विचारों को थोड़ा अगर जाने संविधान के बारे में कि क्या होने चाहिए थे, क्या है, या फिर जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फिजिकल फॉर्म में है हमारा, उसके डिफरेंट प्रोविजंस को हम थॉरोली पढ़ें, तब ये संभव है। प्रोविजंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको भी पढ़ना न चाहें तो संक्षिप्त तौर पर प्रिसाइज फॉर्म एज ए प्रीफेस कह लें, जो संविधान में प्रयोग में लाया गया है वो प्रियम्बल है। सो इट इज precisely reflected in the preamble of the constitution। यानी कि जो भी गाइडिंग वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल्स है, जो फिलॉसफी रही है हमारे संविधान की, उन फिलॉसफीज को शॉर्ट में, अत्यंत ही कम समय में हम जान सकते हैं, कब? जब हम इसके प्रियम्बल को ठीक से पढ़ लें। तो शुरू करते हैं। जो महात्मा गांधी, जो डिफरेंट जो है विद्वान थे, गाइडिंग स्पिरिट थे हमारे, कह सकते हैं कि उस समय में महान व्यक्तित्व थे स्वतंत्रता संग्राम के समय में, हमारे देश के और हमारे समाज को रिप्रेजेंट करते थे। उनमें महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों का, है ना, महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जाने कि उनके क्या विचार थे, क्या आइडिया थे संविधान को लेकर के, भारतीय संविधान के बारे में, कैसा हो यह संविधान, क्या उनके सपने थे, क्या उनका विजन था, क्या उनकी सोच थी, किस प्रकार से वास्तव में वो उसने अपने आप को व्यक्त किया था भारतीय संविधान के भावी स्वरूप के बारे में। तो हकीकत तो यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश की बनी 1946 में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चुनाव हुआ, उसमें गांधी जी एज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं चुने गए थे, कंटेस्ट भी किया नहीं था उसमें। हालांकि वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फिर भी उनके विचारों को प्रमुखता से संविधान के डिफरेंट प्रोविजंस में स्थान दिया गया, क्योंकि अधिकतर जो स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे उस समय में, जो लर्नर स्कॉलर्स थे, जिन पर यह जवाबदेही थी, जो मेंबर चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश के विभिन्न भागों से, उन सबों पर मोर और लेस गांधी जी का प्रभाव अवश्य था। इसीलिए उनके विचार भी व्यापक रूप से
हमारे संविधान में विभिन्न प्रोविजंस में लिखते हैं। इनफैक्ट गांधी जी हिमसेल्फ वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, yet his vision about what should be the Indian constitution was followed by the makers of the constitution। संविधान के निर्माताओं ने गांधी जी के सपनों को, उनके विचारों को, उनकी धारणाओं को, उनके सोच को मूर्त रूप दिया, सार्थक रूप दिया, डिफरेंट प्रोविजंस के रूप में भारतीय संविधान का भाग बनाकर। It is because his views on social, economic and political equality have found a space in different provisions of the constitution। यानी कि गांधी जी की जो भी विचार भारतीय समाज, राजनीति या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित थे, उन सबों को यथास्थिति, यथावश्यक ढंग से संविधान के डिफरेंट प्रोविजंस में स्थान दिया गया। हालांकि गांधी जी हिमसेल्फ अपॉइंट इन 1931 में, जब वास्तव में भारत में संविधान का निर्माण हो, यह अवधारणा ही पनप रही थी, बल्कि उसके पहले आकार भी ले चुकी थी, जब मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था, जिसमें भारत में संविधान का प्रारूप क्या हो, शासन पद्धति क्या हो, शासन व्यवस्था कैसी हो, उसके प्रोविजंस किस प्रकार से होने चाहिए, कि एक अच्छी खासी सुव्यवस्थित रूपरेखा थी। हालांकि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, नो डाउट, लेकिन वो फैक्ट है। भारतीयों के अंतर्मन में जो, उसमें भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, भारतीय संविधान के स्वरूप को लेकर जो धारणाएं थी वह व्यक्त हो चुकी थी, और यह आगे चलकर और भी समृद्ध हुई, और भी एनरिच हुई, इसमें और भी कई आयाम आए। और इसी के क्रम में गांधी जी ने 1931 में, गांधी जी हिमसेल्फ अपॉइंटेड 1931 अबाउट हिज ड्रीम इन हिज मैगजीन, जो मैगजीन उनका काफी प्रसिद्ध मैगजीन है, यंग इंडिया। उस मैगजीन में उसने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि आखिर संविधान जब भारत का लिखा जाएगा तो वह संविधान कैसा होगा, किस प्रकार के आइडियाल्स और फिलॉसफीज को उसमें प्रमुख आधार के रूप में स्थान दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम, he wanted liberty from every form of slavery and patronage। भारतीय समाज सदियों से गुलामी और तरह तरह के बंधनों में जकड़ा रहा था। गांधी जी ने उसके दुष्प्रभाव को भारतीय समाज में काफी अच्छी तरह से महसूस किया था, उसको व्यवहारिक तौर पे देखा था। उसने यह भी देखा था किस तरह कुछ खास लोगों को, कुछ खास समाज के कुछ खास वर्ग के लोगों को संरक्षण मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, विशेषाधिकार मिलता है, और ये विशेषाधिकार निश्चित तौर पे न्याय की स्थापना तो नहीं ही करते, इससे एक ऐसी व्यवस्था कायम होती है जो अन्याय, इनजस्टिस पर आधारित होती है। अनावश्यक रूप से जब किसी को भी प्रोटेक्शन, पेट्रोनेज मिलता है तो वह किसी न किसी के लिए अन्याय का सृजन कर रहा होता है। इसी कारण लिबर्टी को, फ्रीडम को गांधी जी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया, और दैट्स व्हाई वांटेड लिबर्टी फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी। किसी भी प्रकार की दास्ता, गुलामी, बंधन, दबाव से लोगों को मुक्ति मिले, यह गांधी जी की स्पष्ट अवधारणा थी। संरक्षणवाद, प्रोटेक्शन जो मिलता रहा है समाज में सदियों से, जो कि वास्तव में है ना, वो अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर आधारित था, उसकी सोच ही वास्तव में मूल रूप से गलत थी, उसका भी उसने अंत संविधान के प्रावधानों के रूप में देखा था। He also wanted that the person on bottom line of the society should feel about themselves as an integral part of the system। वे एक ऐसे संविधान के निर्माण को प्रमुखता देना चाहते थे, उसको वास्तव में मूर्त स्वरूप में देना चाहते थे, जिसमें समाज के सबसे निचले तबके का, यानी कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी यह महसूस कर सके कि यह समाज, यह राष्ट्र हमारा है और हम इसके क्या हैं, अभिन्न अंग हैं, इस समाज से कटे हुए नहीं, हम इस समाज के भाग हैं, हम इसके इंटीग्रल पार्ट हैं, ताकि संपूर्ण देश और समाज को वह अपने
संपूर्ण ताकत, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ योगदान दे सके उसके बेहतरी में। इक्वालिटी इन ब्रॉडर शुड बी इस्टैब्लिश, यानी कि हर प्रकार से, वो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो या आर्थिक स्तर पे हो, समानता के सिद्धांत को निर्विवाद रूप से लागू किए जाने चाहिए। पीपल शुड लिव इन हार्मोनी एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट इन बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन, यानी कि भारतीय समाज और जो राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा आज़ादी के बाद, और जिसकी आधारशिला होगी भारतीय संविधान की कि वो सारे प्रोविजंस जिनके आधार पे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश और समाज भविष्य में किस प्रकार से सुंदर बनेगा, किस प्रकार से बेहतर बनेगा, उसमें ऐसे समाज के निर्माण को प्रश्रय दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसमें समाज के हर व्यक्ति के बीच में आपसी समझदारी, सद्भाव और सहयोग, यानी एक्सटेंशन ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द सोसाइटी शुड बी एक्सटेंडेड। भ्रातृत्व का जो वास्तव में जो भ्रातृत्व की भावना सदियों से रही है समाज में, उसको सही रूप में सिर्फ फिर से एक बार स्थापित करने की आवश्यकता है। यानी कि संविधान के जो प्रोविजन होंगे वह लोगों के बीच में बंधुत्व को बढ़ाने वाले होंगे, लोगों के बीच में सहयोग को बढ़ाने वाले होंगे, एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने और उनको उसके लिए उचित स्तर पर प्रोत्साहित करने वाली जो है स्थिति का निर्माण करने में होना चाहिए। संविधान कुछ ऐसा होना चाहिए। और इसी क्रम में उसने देखा जो समाज में उस समय गांधी जी के सामने सबसे ज़्यादा जो बर्निंग प्रॉब्लम था, सबसे ज़्यादा जो टॉर्चरस प्रॉब्लम था, वो अस्पृश्यता जैसी सामाजिक जो बुराई थी। इसके पहले भी कई सामाजिक बुराइयां हमारे देश में उस समय भी थी, जिसका राजा राम मोहन राय के समय से उन सामाजिक जो है बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया विभिन्न जो है सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, और ये क्रम अभी तक जारी है। स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान भी गांधी जी ने जो छुआछूत की जो भावना थी, अनटचेबिलिटी, एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में जो समाज में व्याप्त थी, उन्होंने उसके अंत के बारे में सोचा कि किस प्रकार से आखिर इसको निर्मूल किया जाएगा, अंत किया जाएगा इसका। कुछ और भी कई प्रकार के सोशल इविल्स थे उस समय में। उन सारे सामाजिक बुराइयों को समूल नष्ट कर देने वाली व्यवस्था डिफरेंट प्रोविजंस में संविधान में अवश्य होनी चाहिए। गांधी जी की मूलभूत सोच थी, उनकी अवधारणा थी। उन्होंने साथ साथ ये भी देखा था कि कैसे जो है इस पितृपक्षीय समाज में, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, उसमें महिलाओं को दोयम दर्जा का माना जाता है। उनके श्रम को, उनके परिश्रम को, उनकी योग्यता को उचित स्थान नहीं मिलता है। दैट्स वाई ही वांटेड जेंडर इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड दैट शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन मीनिंगफुल वेज। सही मायने में सार्थक प्रयास के द्वारा महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास होना चाहिए, और उसके लिए यथावश्यक जितना जरूरी हो उतने प्रोविजंस किए जाने चाहिए। इस तरह गांधी जी ने जो विचार प्रकट किए थे 1931 में यंग इंडिया में भारतीय संविधान के स्वरूप के बारे में, हम समझते हैं कि जो भी संविधान आज हमारा है, उस संविधान के डिफरेंट प्रोविजंस में, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट के जो प्रोविजंस हैं उसके रूप में, या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो आवश्यक रूप से दिए जाने वाले विभिन्न प्रोटेक्शंस हैं, पिछड़े इलाकों के लिए या पिछड़े जातियों के लिए जो कुछ जो है संरक्षण जो कि आवश्यक है उनके विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उन सबों में गांधी जी के विचार परिलक्षित होते हैं। नाउ द नेक्स्ट great personality, the great freedom fighter and genius of that time, who had opined about the philosophy of Indian Constitution, was Dr. B.R. Ambedkar. In his opinion, the philosophy of Indian Constitution, yani the guiding value inlaid in our Constitution,
was quite different. That was the opinion of Gandhiji. That's why, contrary to Gandhiji, he had quite different vision about the elimination of inequality in Indian society. And it was reflected in his concluding a speech in the Constituent Assembly. He had expressed his views in following manners. जो कुछ भी अंबेडकर के नजरों में, विचारों में भारतीय संविधान के गाइडिंग वैल्यूज के रूप में थे, उसको उसने इस रूप में एक्सप्रेस किया। इससे संबंधित क्या डिफिकल्टीज है जो भविष्य में भारतीय परिवेश में प्रशासन और शासन के समक्ष आने वाला था, उसकी ओर भी उसने इशारा किया। That's why he said that no doubt through provisions of the Constitution, political equality would be established with the principle one man, one vote and one vote, one value. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने समापन भाषण में जो अपने विचार दिए उसमें सामाजिक समानता से संबंधित जो गांधी जी के विचार थे, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता से संबंधित भी जो उनके विचार थे, उससे अंबेडकर के विचार कुछ अलग थे। उनके हिसाब से पॉलिटिकल इक्वलिटी को तो सैद्धांतिक रूप में लागू किया जा सकता है और वो बड़े ही सामान्य जो है उसके सिद्धांत थे वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट, और जो एक वोट होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो समान होगी। यह वोट किसी के द्वारा, यानी कि एक बहुत बड़े रियासत के मालिक के द्वारा वोट दिया जा रहा हो या एक सामान्य लेबर के द्वारा, हर व्यक्ति जो एंटाइटल था वोट देने का, उस सबों को एक वोट देने का अधिकार मिलेगा। That means the political equality was not very tough in opinion of Ambedkar to be implemented in future. But what was the hurdle? What was the obstacle? In opinion of Ambedkar, it was that, but with the present socio-economic structure of the society, social and economic equality would not be established easily because in this structure one man and one value is denied. उनके हिसाब से तात्कालिक जो समाज था और समाज के जो आर्थिक आधार थे, जो स्ट्रक्चर था, वो इस प्रकार था कि इसमें आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को लागू करना आसान नहीं था, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में वन मैन एंड वन वैल्यू के सिद्धांत को नकारा गया था। अर्थात बड़े बड़े स्टेट के मालिक और कहाँ मजदूर, समाज में दोनों आर्थिक आधार पर कहीं से भी बराबर ट्रीट नहीं किए जा सकते थे। इसकी ही संभावना दिखती। सामाजिक आधार पर भी अगर देखें तो ऊंची जाति के लोग, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के बराबर ही हों, समाज में ये मान्यता जो है बिल्कुल आसानी से लोग अपना सकें, ये भी इतना आसान नहीं था। That's why he expressed his doubt that it would be difficult to bring economic equality and social equality in our country. So it will prove the greatest hurdle in bringing equality in meaningful manner, यानी कि सही मायने में जिस समानता के सिद्धांत को संविधान में बहुत ही ऊंचे स्थान दिया गया था, उसको सही मायने में लागू करना काफी मुश्किल होगा। So he expressed that it will prove greatest hurdle in bringing equality in meaningful manner in the country in every sphere of people's life. जनता के जीवन के हर पहलू में अगर समानता के सिद्धांत को हम लागू होते हुए देखना चाहते हैं तो अंबेडकर के विचार थे उस समय कि सामाजिक समानता और आर्थिक समानता
लाने के क्रम में काफी कठिनाइयां सामने आएगी। हालांकि राजनीतिक समानता को लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। एक दूसरे जो अन्य विचारक जो यानी कि उस समय थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने भी अपने विचार व्यक्त किए थे संविधान के संबंध में। उनके उसमें जो प्रिंसिपल्स थे, जो फिलॉसफीज थे, उसके संबंध में उनका वह भाषण जो 14 अगस्त की अर्धरात्रि को भारत की आज़ादी के प्रथम क्षण में दिया गया था, वह अविस्मरणीय भारतीय इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और उस भाषण में, संभाषण में, चूंकि एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इंडिया वाज गेटिंग freedom from the British Raj. That's why in his speech he gave an emphasis on the freedom and its different aspects. यानी कि लिबर्टी और फ्रीडम, यानी लिबर्टी या फ्रीडम वास्तव में भारतीयों के लिए क्या लाएगा, इस सही मायने में या किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करेगा, लोगों के जीवन में इसका क्या वास्तव में वैल्यू है, इसको उसने बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके हिसाब से स्वतंत्रता या सत्ता कर्तव्य और उत्तरदायित्व को जगाता है, उत्तरदायित्व को लाता है। यानी कि अगर हमें सत्ता मिल जाए, भारत जो अब जो है पुनः एक बार फिर से अधिकार संपन्न हो रहा था, ब्रिटिश राज से मुक्त हो रहा था, उसमें फ्रीडम का वास्तविक अर्थ था कि अब जवाबदेही जो है शासन करने की, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की, वो हम लोग की है, हम भारतीयों की है। पहले जो है जो भी भारत में कठिनाइयाँ थी, लोगों के जीवन में जो मुश्किलें थी, उसके लिए ब्रिटिश राज को दोषी ठहरा दिया जाता था। स्वाभाविक रूप से वो दोषी था भी, लेकिन अब ये बहाने, अब ये जो है दोषारोपण भविष्य में पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसने कहा कि एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। कब? जब हम आजाद हो रहे हैं। That's why freedom and power brings responsibility in a speech he had opined. उनके हिसाब से फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स। उनके हिसाब से जितने भी हमारे जो दुख, जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी प्रकार की वास्तव में हमारे जीवन में कष्ट हैं, वो सब के सब से अगर हमें मुक्ति मिल जाए तो फ्रीडम सही मायने में सार्थक होगा, है ना। यानी कि दिस फ्रीडम विल प्रूव मीनिंगफुल व्हेन वी बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री। पीपल व्हेन बिकम फ्री फ्रॉम poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity। स्वतंत्रता का मतलब, फ्रीडम का मतलब यह था कि गरीबी से स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति, अशिक्षा से, इग्नोरेंस से, जो वास्तव में अशिक्षा के कारण जो है समाज हमारा अधोगति में था उस समय में, तो उसने ये विचार व्यक्त किए कि किस प्रकार से हमारे यहाँ गरीबी, अशिक्षा और तरह तरह के रोग हैं, लोगों में अवसर की असमानता है, जीवन में जो अवसर मिलते हैं लोगों को, है ना, सब लोगों को जो अवसर मिल भी रहे हैं वो वास्तव में समान नहीं है। इसी कारण लोगों के जीवन में काफ़ी वैषम्यता है, काफ़ी विषमता है, इक्वलिटी है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई ही हैड ओपाइंड दैट कि फ्रीडम इन रियल सेंस विल बी realized when Indians will be free from sufferings, free from poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity। इसके अलावा उसने जो कहा कि ये सारी चीजें जो स्वतंत्रता के बाद हासिल की जानी है, इसको लक्ष्य के रूप में रखा गया कि फ्रीडम को सही मायने में रियलाइज करने के लिए जो प्रयास करने होंगे, कह सकते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव जो उसने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दिए कि स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ क्या होगा भारत में भारतीयों के लिए, उसको सही रूप से स्थापित करने के लिए करना क्या होगा, अनटायरिंग एफर्ट्स,
to work for well-being of the last person lying on the bottom line of the society. उसने कहा कि समाज के जो कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति है, समाज का वो अंतिम व्यक्ति है जो सबसे निचले पायदान पे है, उसकी भलाई के लिए यानी उसके वेल-बीइंग के लिए अगर हम लगातार अथक प्रयास करते हैं और यह प्रयास हमारा सफल हो जाता है, तभी सही मायने में ये स्वतंत्रता को सही अर्थ मिलेगा। फ्रीडम अपने आप में इस शब्द को एक सही जो है वास्तव में अर्थ मिल पाएगा। दैट्स वाई ये जो उनके विचार थे, इसमें भारतीय संविधान में जो एम एंड ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि क्या प्राप्त करना है, इस संविधान के डिफरेंट प्रावधानों को लागू करके उसको परिलक्षित किया जाता है। एम वाज सेट टू मेक इंडिया इन अ रियल सेंस अ वेलफेयर स्टेट। एम वाज सेट टू मेक इंडिया इन रियल सेंस अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारत को सही मायनों में एक जो है लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का, जिसमें सबका कल्याण हो। वो जो व्यक्ति जो है सबसे ऊंचे स्टेटस पे है, यानी कि जो हर तरह से सुविधा संपन्न है, और वह व्यक्ति जो बिल्कुल हर प्रकार की सुविधा से, हर प्रकार के संपन्नता से वंचित है, उन दोनों को ही टारगेट करके, यानी कि दोनों का ही भला, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसकी भलाई के लिए काम करें, और जो है सामान्य तौर पे जो ठीक ठाक हैं उनकी भलाई को हम भूल जाएं, उनके वेलफेयर की बातें हम भूल जाएं। जी नहीं, किसी को इग्नोर नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द नीड एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इंडियंस एंड फॉर देयर बेटर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट every endeavor should be carried out। जवाहरलाल नेहरू ने अपने इन विचारों के माध्यम से जो उसने स्पीच दिया, उसने यह बताया कि भारतीय वास्तव में जो गणतंत्र होगा, यानी स्वतंत्रता जो मिल रही है, आने वाले जो कुछ समय में जो यह गणतंत्र स्थापित होने वाला था, संविधान लागू होने के बाद जो उन लोगों का शायद एक स्वप्न था, तो उसमें हर व्यक्ति के कल्याण की बात होगी। वो चाहे किसी भी वर्ग से, किसी से भी संप्रदाय से, किसी भी समुदाय से, और किसी भी स्टेटस का, सामाजिक स्तर चाहे उसका जो भी हो, आर्थिक स्तर चाहे जो भी हो, राजनीतिक जो है वास्तव में उसका स्तर जो भी हो, सबों के लिए कार्य किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे आने वाली वीडियो में डिफरेंट फिलॉसफीज के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हमारे संविधान में उल्लिखित है, उनका मेंशन किया गया, उनको हाईलाइट किया गया है। तब तक इंतजार करें। थैंक यू।